नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का मौर्य वंश का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। काथस विस्तार के लेखक कौन है? सोमदेव है। काथस ऋतसार के लेखक कौन है? सोमदेव है। बृहत्क मांजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। बृहत्खा मांजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अर्थशास्त्र है। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अर्थशास्त्र है। इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है? विलियम जोन्स ने। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की थी? विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। यह बात भी सत्य है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? मुर्रा। चंद्रगुप्त की माता का नाम मुर्रा था। यह भी बात सत्य है। विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? विरिशल। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका डी हो जाएगा, यानी सभी दिया था। हेरात दिया, कंधार दिया, बलूचिस्तान दिया, काबुल दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मजा आएगा यहाँ पे। जो सेल्यूकस निकटस था ना, ये चंद्रगुप्त के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, और ये दहेज के तौर पे हेरात दिया, कंधार दिया, बलूचिस्तान दिया और काबुल दिया। जो अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये बिहार के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके दहेज में मिला हुआ था। काफी अच्छा चैप्टर है। यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? पोलीब्रोथो। ध्यान दीजिएगा, पोलीब्रोथा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? पोलीब्रोथा। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है? महास्थान अभिलेख से। ध्यान दीजिएगा, किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बंगाल विजय की जानकारी मिलती है? महास्थान अभिलेख से। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, यह देखना है। आपका आंसर हो जाएगा डी, जो है यह गलत है। अब देख लीजिए सही क्या है। सर्वप्रथम मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्कन के क्षेत्र को जीतने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की जानकारी हम अहनानूर, मुरनानूर ग्रंथ से मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय की जो विजय किया चंद्रगुप्त ने, तो किससे जानकारी मिलती है? अहनानूर, मुरनानूर से मिलती है। अगला प्रश्न है, गिरनार
अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा किस अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? गिरनार अभिलेख से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का। किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कौन सा कथन जो है सही है? और इसमें जो है सभी कथन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। पूछेगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा ली थी? भद्रबाहु से। अगला प्रश्न है, इसने अपना अंतिम समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। पूछेगा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां बिताया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि से हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये संलेखना विधि क्या है? ये जो है भूखे प्यासे रहकर प्राण को त्याग करना, ये जैन धर्म में था। संलेखना विधि, भूखे रह के अपने प्राण को त्याग करना संलेखना विधि था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों 1 और 2 सही है दोस्तों। ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। पूछेगा क्वेश्चन, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। बात सही है। चाणक्य जो था तक्षशिला का एक ब्राह्मण था। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस की जीती है? सॉरी फ्रेंड, जाती है। यहां अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न को दोस्तों, किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र और जो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस ग्रंथ की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र की रचना अर्थशास्त्र की जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न पे। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? मित्र था दोस्तों। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, उसमें जो 7वां जो था मित्र था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेष मिले हैं? कुम्हरार से मिला है। अभी हम कुम्हरारे में हैं दोस्तों। बिहार के किस स्थान, ध्यान दीजिएगा, बिहार के किस स्थान से पाटलिपुत्र के प्राचीन अवशेष मिला है? कुम्हरार से मिला है। कुम्हरार से, यहां से खान सर का कोचिंग नजदीक है और ज्ञान बिंदु भी नजदीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये जो है सभी कथन से सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में 7 वर्गों को में विभाजित किया। पूछेगा क्वेश्चन, और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? 7 वर्गों में। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये मेगास्थनीज का कहना है, लेकिन ये बात तो कहा नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो कौटिल्य अर्थशास्त्र कैसे लिख सकते हैं अगर लिखने का कला नहीं जानते होंगे तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बिंदुसार किस धर्म को मानता था? ये जो है आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार जो है आजीवक धर्म को मानता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? ये आपका सी हो जाएगा, असत्य है। अब देख लीजिए क्या सत्य है। बिंदुसार को भद्रसार, अमित्रघात तथा सिंहसेन कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अमित्रघात किसको कहते थे? बिंदुसार को कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस आया था। पूछिएगा क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस आया था। अगला प्रश्न बनता है यहां से, डाइ डायनोसिस फिलाडेल्फस का राजदूत था। पूछेगा क्वेश्चन, डायनोसिस जो है किसका राजदूत था? फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह अशोक को भेजा गया था, और अशोक से पहले गया था सुसीम गया था दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम गया, उसके बाद अशोक गया। अब यहाँ पे एक और रोचक बात है, और ये अशोक छोटा भाई था और सुसीम बड़ा था। तो क्या क्या हुआ, इसके पिता जो थे बिंदुसार, इसने तो इन्होंने गद्दी तय कर दिया था सुसीम के नाम। तो अशोक ने क्या किया, सुसीम को मार डाला, मारकर खुद गद्दी पे बैठ गया अशोक, बिहार का लाल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अशोक का जन्म कब और कहां हुआ था? ये 304 ईसा पूर्व में उज्जैन में हुआ था। अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में उज्जैन में हुआ था। काफी मजा आएगा दोस्तों। सही कौन है देख लीजिए, इसमें जो है 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं क्या है। अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। ध्यान दीजिएगा, अशोक की माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। अगला प्रश्न है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नहीं हुआ है? ये दोस्तों भाब्रू अभिलेख में नहीं हुआ है। अशोक का नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नहीं हुआ है? भाब्रू में नहीं हुआ है। बाकी अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह बनता है, अशोक का नाम का उल्लेख जो है किस में हुआ है? मौस्की में हुआ है, गुर्जरा में हुआ है, नट्टूर में हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? इसमें 26 नंबर डी असत्य होगा। अब चलिए देखते हैं क्या सत्य है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। क्वेश्चन बनता है यहां से, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। अगला प्रश्न है, अशोक को दीपवंश में करमौली कहा गया है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अशोक को दीपवंश में क्या कहा गया है? करमौली कहा गया है। असम अशोक के साम्राज्य में नहीं था। बात सही है, असम जो था अशोक के साम्राज्य में नहीं था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पादेत्री फेंथलर ने। ध्यान दीजिएगा, अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पादरेटी फेंथलर ने। ध्यान दीजिएगा कौन सही है, इसमें जो है सी ऑप्शन आपका सही है, 1 और 3। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। क्वेश्चन बनता है यहां से, अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विवरण है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न है बनता है यहां से, चलिए कौन सा कथन जो है सही है? ये जो है 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं, अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक प्रारंभ में किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण। कलिंग युद्ध के बाद उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किससे जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। अगला प्रश्न है, अशोक की धर्म यात्राएं का सही क्रम कौन सा है? ये नंबर है दोस्तों, पहले अशोक जो बौद्ध गया, बौद्ध गया के बाद कुशीनगर गया, उसके बाद लुम्बिनी गया, उसके बाद कपिलवस्तु गया। आपको याद करने का ये क्रम पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी प्रश्न है ये सब पूछा गया प्रश्न है।
अशोक जो है जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तब पहले बोध गया गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे याद कीजिएगा। और उसके बाद कुशीनगर गया, उसके बाद लुम्बिनी गया, बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, उसके बाद कपिल वस्तु गया। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने वाला है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां धर्म प्रचारक है और स्थान और देश है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, महाराष्ट्र में किसको भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? महाधर्म रक्षित को भेजा गया, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा गया। यवन देश में किसको भेजा गया? महारक्षित को भेजा गया। यवन देश में किसको भेजा गया? महारक्षित को भेजा गया। और हिमालयवर्ती देशों में किसको भेजा गया? मच्छिम को भेजा गया। ध्यान दीजिएगा, हिमालयी देश में किसको भेजा गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? मच्छिम को। यह सब अशोक ने भेजा। सुवर्ण भूमि में किसको भेजा? सोना और उत्तरा को भेजा। सुवर्ण भूमि में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सोना और उत्तरा को भेजा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों का संहिता प्रस्तुत की, उसे उनके अभिलेख में क्या कहा गया? धम्म कहा गया। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेख में क्या कहा गया? धम्म। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन जो है सही है? काफी अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। चलिए देखते हैं क्या सही है। स्वनियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक के धम्म नीति का मूल सिद्धांत क्या था? स्वनियंत्रण। अगला प्रश्न बनता है, अशोक अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों को बताता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अशोक ने किस अभिलेख में जो है अपना धम्म के गुणों को बताया है? दूसरा और 7वां। अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। अगला प्रश्न, अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी थी? ये 14 थी। अशोक की बृहद शिलालेख की संख्या 14 थी। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला है, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां शिलालेख है, विषय है। पहला शिलालेख में क्या कहा है? पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक ने पहला शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में चोल पांड्य चेर की चर्चा की गई है। दूसरा शिलालेख में क्या है? चोल पांड्य चेर की चर्चा की गई है। चौथा शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा की गई है। 18वां शिलालेख में धर्म यात्राओं का उल्लेख है। 18वां शिलालेख में क्या है? धर्म यात्राओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न बनता है, चलिए देखते हैं। मिलान करना जो कौन गलत है, इसमें जो है बी आपका गलत है। चलिए देखते हैं। सर्वधम्म, यह जो 12वां शिलालेख में है। 12वां शिलालेख में क्या है? सर्व समभाव, मतलब सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म को जो है समान मानता था। कौन? अशोक मानता था। और ये 7वां शिलालेख में है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 7वां शिलालेख में क्या कहा है अशोक ने? सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। 6ठा शिलालेख में अशोक ने क्या कहा है? आत्मनियंत्रण की शिक्षा है। ध्यान दीजिएगा, जो 11वां शिलालेख है, इसमें धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। धम्म नीति की व्यवस्था 11वां शिलालेख में है। अगला प्रश्न, ये मिलान करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक तरफ शिलालेख है, एक तरफ प्राप्ति स्थल है। ध्यान दीजिएगा, शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? रायचूर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। यहां पे रायपुर होगा दोस्तों, ये मिस्टेक है।
शाहबाज गढ़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? रायपुर कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। कालसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? देहरादून उत्तराखंड से प्राप्त हुआ है। कालसी कहाँ से प्राप्त हुआ? देहरादून उत्तराखंड से। जौगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह गंजाम उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। जौगढ़ जो है गंजाम उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। मौस्की कहाँ से प्राप्त हुआ है? पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। जो मौस्की शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ? पाकिस्तान से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किसका मिलान गलत है? ये डी का मिलान जो है गलत है। चलिए देखते हैं सही क्या है। मानसेरा ये हजारा के लिए फेमस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये मानसेहरा जो है ये कहाँ मिला है? हजारा में मिला है। मानसेहरा हजारा में। सोपारा कहाँ मिला है? थाने में मिला है सोपारा। शाहगौरा कहाँ मिला है? मिर्जापुर में मिला है। शाहगौरा मिर्जापुर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भाबरू है यह बैराठ में मिला है। भाबरू कहाँ मिला है? बैराठ में। यह पूरी नहीं होगा, बैराठ में मिला है भाबरू, बैराठ में। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, हिस्ट्री का पूरा ऑल चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है दोस्तों।